नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ एमसीक्यूज की जो कि धारा 6 से लेकर धारा 52A तक हैं। धारा 6 से लेकर धारा 52 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं वो सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है और ये आईपीसी के प्रश्न एमपी सिविल जज, राजस्थान सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज, यूपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, पुरुष परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। इसका सही आंसर है डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निम्नलिखित सही सुमेलित है। 1. धारा 9 वचन, धारा 10 पुरुष स्त्री, धारा 11 व्यक्ति, धारा 13 क्वीन की परिभाषा और धारा 13 को निरसित कर दिया गया है। आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है। स्त्री शब्द किसका घोतक है? अ मेजर वुमेन, वयस्क स्त्री, एन अनमैरिड वुमेन, अविवाहित स्त्री, अ वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी आयु की स्त्री, अ मैरिड वुमेन, विवाहित स्त्री। इसका सही आंसर है सी, किसी भी आयु की स्त्री। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी के घोतक है, जबकि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 17, बी धारा 18, सी धारा 19, डी धारा 20। इसका सही आंसर है डी, धारा 20। प्रश्नगत धाराओं के सुसंगत प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। धारा 17 सरकार की परिभाषा, धारा 18 भारत शब्द की परिभाषा, धारा 19 न्यायाधीश की परिभाषा, धारा 20 न्यायालय की परिभाषा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है? नगर पालिका कमिश्नर, सांसद, सी विधायक, डी विश्वविद्यालय का परीक्षक। इसका सही आंसर है डी, विश्वविद्यालय का परीक्षक। प्रस्तुत व्याख्या। प्रस्तुत प्रश्न में विकल्प सी एवं डी दोनों ही सही हैं। आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले 1984 एससी के मामले में दिए विनिश्चयानुसार विधायक एमएलए लोक सेवक नहीं है। गुजरात राज्य वर्सेस एमपी द्विवेदी 1972 एससी के मामले में यह निर्णीत हुआ कि विश्वविद्यालय का परीक्षक लोक सेवक नहीं कहा जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में कौन सेवक नहीं है? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का सभापति, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, डी राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्मचारी। इसका सही आंसर है सी, बीमा कंपनी का सर्वेक्षक। लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित किया गया है।
भारतीय अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक है? संसद का सदस्य, राज्य विधायिका का सदस्य, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एम करुणानिधि जो कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री थे। एम करुणानिधि वर्सेस भारत संघ 1977 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक हैं, जबकि RS नायक वर्सेस AR अंतुले 1984 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद तथा विधायक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक नहीं है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक लोक सेवक नहीं है। लिक्विडेटर, सिविल जज, परिसमापक और सिविल जज। देखते हैं इसका क्या होता है। और सी, न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य। डी, सहकारी समिति का सदस्य। इसका सही आंसर है डी, सहकारी समिति का सदस्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक के रूप में पदविहित कार्यकर्ताओं को दर्शाया गया है, जिसमें सहकारी समिति के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है? चल संपत्ति मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। ए, मिट्टी यानी सोइल। बी, चेक। सी, ट्री वृक्ष। डी, तालाब की मछलियाँ, फिश इन द टैंक। इसका सही आंसर है सी, वृक्ष। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 22 में जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। धारा 22 के अनुसार जंगम संपत्ति शब्दों से आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती। अर्थात पेड़ भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, इसलिए चल संपत्ति नहीं। पेड़ को भूमि से अलग करने पर चल संपत्ति हो सकती है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता में सदोष अभिलाष एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। ए, धारा 22 में। बी, धारा 23 में। सी, धारा 24 में। डी, धारा 27 में। इसका सही आंसर है बी, धारा 23 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में सदोष अभिलाष एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। धारा 22 में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? संश्रय, धारा 51 का भारतीय दंड संहिता। दूसरा, सदोष हानि, धारा 23 भारतीय दंड संहिता। 3,
12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग। धारा 376 घा खा भारतीय दंड संहिता। चौथा, सामूहिक बलात्संग। धारा 376 घा भारतीय दंड संहिता। इसका आंसर क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी में से। ए में इसका सही आंसर है सी, 2, 3, 4। मतलब जो संशय धारा 51 में है ये वाला गलत है, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों सही हैं। देखते हैं इनको सही सुमेलित करते हैं। संशय धारा 52A में दिया हुआ है, और सदोष हानि धारा 23 भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग धारा 376 DB, और हिंदी में बोलेंगे घा खा। और 4, सामूहिक बलात्संग धारा 376 D यानी घा। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय होना चाहिए। ए, कपटपूर्ण, बी, बेईमान, सी, निर्दोष, डी, अवैध। इसका सही आंसर है बी, बेईमान। आपराधिक दुर्विनियोग को भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय बेईमानीपूर्ण होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कूटकरण धारा 28, मूल्यवान प्रतिभूति धारा 29, दस्तावेज धारा 30, ओमिशन धारा 31। इसका सही आंसर है ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 28 कूटकरण का उपबंध करती है। संहिता की धारा 29 में दस्तावेज, धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति और धारा 33 कार्य तथा लोप तथा धारा 31 बिल से संबंधित है। इसका सही आंसर है ए, धारा 28 कूटकरण। ये सुमेलित है और बाकी वो सुमेलित नहीं है, 3। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? एक पट्टे की प्रतिलिपि, एक किराया पत्र, तलाक का विलेख पत्र, एक प्रोमिसरी नोट। इसका सही आंसर है ए, एक पट्टे की प्रतिलिपि। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक हैं जो ऐसे दस्तावेज हैं या होना तात्पर्य हैं जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमूल
विधिक अधिकार नहीं रखता। तलाक का विलेख पत्र, प्रोमिजरी नोट, किराया पत्र, बीमा पॉलिसी मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं, परंतु न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि, चेक द्वारा भुगतान किया गया बिल, एक पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद, बी एक किराया पत्र, सी एक प्रोमिजरी नोट वचन पत्र, डी तलाक का विलेख। इसका सही आंसर है ए किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित करती है। शब्द मूल्यवान प्रतिभूति केवल मौलिक दस्तावेजों के लिए प्रयुक्त होता है, उनकी प्रतिलिपियों के लिए नहीं। मूल्यवान प्रतिभूति है। तलाक का विक्रय विलेख भय के अंतर्गत किसी नाबालिग द्वारा निष्पादित प्रोमिजरी नोट, वचन पत्र, किराया पत्र, बीमा पॉलिसी इत्यादि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। किसी बीमाकृत पार्सल के लिए डाक रसीद, न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि, चेक द्वारा भुगतान किया गया कोई बिल, एक पट्टे की प्रतिलिपि इत्यादि। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 32, धारा 33, धारा 23, धारा 24। इसका सही आंसर है डी धारा 33। भारतीय दंड संहिता की धारा 33 में कार्य और लोप शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई शब्द कार्यावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप, शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक शब्द का लोप, एक लोप का। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 23 सदोष अभिलाष व सदोष हानि के बारे में प्रावधान है। धारा 24 बेईमानी को बताया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है? ए सेक्शन 34, बी 149, सी दोनों ए एवं बी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ए एवं बी दोनों। धारा 34 और धारा 149। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 में प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। धारा 34 सामान्य आशय से जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए ए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, बी शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं, सी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, डी समान ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। इसका सही आंसर है बी शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं। व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा साक्ष्य का एक नियम मात्र है तथा किसी सारभूत
अपराध का सृजन नहीं करती है। धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक तत्व: एक आपराधिक कृत्य। दूसरा, आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाए। 3. आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर में होना चाहिए। 4. आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों का सम्मिलित होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी, धारा 34 में बी। शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है, परंतु प्रकरणों के लिए नहीं।